अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका एडवाइज़र आफ्ताब शकील। पंजाब ज़मीन रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत ज़्यादा दोस्तों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर इंतकाल बराए बै हक़ मुर्तहिन करवाने का क्या तरीक़ाकार है, इसके मतलब आप हमारी जो है ना पूरी रहनुमाई फरमा दें ताकि हमें किसी किस्म का मसला दरपेश ना आए। कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर मुर्तहिन के हकूक़ क्या होते हैं, इसके मतलब रहनुमाई फरमा दें। कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमारे पास जो है मुर्तहिन वाला रकबा है, क्या हम उसको सेल कर सकते हैं कि नहीं। आज की हमारी वीडियो इसी के मतलब होगी। वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आप लोगों को ज़मीनी मामलात में कोई किसी किस्म का मसला है, नीचे कमेंट्स करें। मैं इंशाल्लाह पूरी वीडियो बनाकर आपकी रहनुमाई करूंगा, आपका मसला हल करूंगा। लेकिन उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मुझे पता चले आप मेरे मैच्योर सब्सक्राइबर हैं। मैं जल्द से जल्द वीडियो बनाकर जो है ना आपका मसला हल कर सकूं। आते हैं जी हम आज की अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इंतकाल बराए बै हक़ मुर्तहिन से क्या मुराद है और महकमा माल में इसकी क्या हैसियत है। सबसे पहले नंबर पे आता है जी इंतकाल। इंतकाल का लफ्ज़ आप लोगों ने आम मसाजिद में ऐलान में सुना होगा कि फ़लाँ बंदा इंतकाल कर गया, तो उसका मतलब ये होता है कि एक बंदा जो है ना इस दुनिया से इंतकाल करके आगे अल्लाह के हजूर यानी अखरवी दुनिया में जो है ना वो चला गया है। ठीक है, तो इस दुनिया से वो रुखसत हो गया। महकमा माल में इसका मतलब ये होता है कि एक बंदे के नाम पर रकबा है, वो रकबा जो है ना उसके नाम से हटाकर रकबा वही सेम रहेगा, किसी और बंदे के नाम पर मुंतकिल किया जाए तो उसको इंतकाल कहा जाता है। बै महकमा माल में बै से मुराद ये है कि कोई रकबा जो है फरोख्त करना, सेल करना, उसको जो है वो महकमा माल में बै के नाम से जाना जाता है। हक क्या जी? हक के मतलब हर बंदे को पता है जी मेरा फ़लाँ चीज़ पे फ़लाँ हक है, वो मेरे फ़लाँ हकूक़ हैं जो मुझे नहीं मिल रहे। तो उसके बाद आते हैं मुर्तहिन। मुर्तहिन क्या चीज़ है जी? मुर्तहिन ये चीज़ है कि पहले ज़माने में क्या होता था कि लोगों को अगर पैसों की ज़रूरत होती थी तो वो क्या करते थे कि किसी एक दूसरे बंदे से उधार ले लेते थे। फिर ऐसा क्या होता गया कि लोग पैसे उधार लेके वापस नहीं करते थे, एक दूसरे बंदे के साथ जो है ना वो फ्रॉड करना उन्होंने शुरू कर दिया। तो फिर लोगों ने क्या कहा कि अगर किसी बंदे को पैसों की ज़रूरत है तो वो किसी बंदे के पास पैसे लेने गया तो उसने कहा कि मुझे इतने पैसे चाहिए। तो उस जिस बंदे ने पैसे देने तो उसने ये डिमांड की कि कल को अगर आप मेरे पैसे वापस ना दो तो फिर इसका कौन जिम्मेदार है, इसके लिए आप मुझे कोई ज़मानत, कोई गारंटी या कोई गिरवी चीज़ दो। तो वो जिस बंदे को पैसे की ज़रूरत होती थी फिर उस बंदे ने जिस बंदे से पैसे लेने थे उसके साथ इस चीज़ का एग्रीमेंट किया कि मेरे पास इतना रकबा है जो कि काबिल काश्त है। ठीक है, वो रकबा आप अपने पास रख लो, मुझे आप इतने पैसे दे दो। इतने अरसा में या मैं जब तक आपके पैसे इस्तेमाल करूँगा तब तक मेरा रकबा आपके पास रहेगा। जब मैं आपके पैसे आपको वापस कर दूंगा तो आप मेरा रकबा जो है वो मुझे वापस कर देना। अब जो इन शराइत पर जो बंदा पैसे ले रहा होता है उसको महकमा माल की ज़बान में रहन कहा जाता है, और जो बंदा पैसे देकर रहन वाले बंदे की ज़मीन अपने पास गिरवी रख रहा होता है उसको मुर्तहिन कहा जाता है। अब जो मुर्तहिन होता है ना वो उसने पैसे देकर ज़मीन गिरवी पे ली होती है, उसने खरीदी नहीं होती, उसके पास माल का ना हकूक़ नहीं होते, उसके पास मुर्तहिन के हकूक़ होते हैं। मुर्तहिन के हकूक़ मैंने आपको तफसील से बता दिया कि मुर्तहिन के हकूक़ ये होते हैं कि किसी बंदे को आप कुछ रकम उधार दे के उसका रकबा आप अपने पास उतनी देर तक गिरवी रख लेते हैं जब तक वो बंदा आपका रकबा आपके पैसे वापस नहीं करता। जैसे ही वो आपके पैसे वापस कर दे तो आप उसका रकबा वापस देने के ज़िम्मेदार होते हैं, आप उस रकबे के मालक नहीं होते। इसलिए मुर्तहिन वाला जो रकबा है उसको आप माल का ना हकूक़ में सेल नहीं कर सकते। उसका जो हक है यानी हक ये है कि जितने पैसे आपने उस बंदे को दिए थे, मिसाल के तौर पर उस बंदे ने आपसे 10 लाख रुपए लिया था, अब उस रकबे पर आपका 10 लाख रुपए तक का मुर्तहिन का हक है, माल का ना हक नहीं है। ठीक है, तो आप अपने मुर्तहिन के हकूक़ को आगे सेल कर सकते हैं, वो रकबा अपना सेल नहीं कर सकते। तो इसको करने के लिए क्या तरीकाकार है जी? सबसे पहले जो बंदा मुर्तहिन जो है ना वो क्या करेगा कि वो एक ज़ाती रिकॉर्ड की फ़र्द निकलवाएगा। अगर उसका रकबा पटवारी के पास है तो पटवारी से निकलवाएगा, अगर उसका रकबा राजी रिकॉर्ड सेंटर यानी कंप्यूटर सेंटर में है तो वहाँ से फ़र्द निकलवाएगा। फ़र्द निकलवा कर वो जिस बंदे को वो अपने हकूक़ सेल करने जा रहा है, मुर्तहिन के हकूक़ सेल करने जा रहा है, उसको वो फ़र्द देगा, उसको बोलेगा जी इतना रकबा जो है मेरे पास मुर्तहिन वाला है,
फ़लाँ बंदे को मैंने इतने पैसे दिए थे, उसको पैसों की ज़रूरत थी, उसने ये रकबा मेरे पास गिरवी रखाया था, अब मुझे भी पैसों की ज़रूरत पड़ गई है, तो उस बंदे से मैंने रब्ता किया है, तो वो बंदा कह रहा है जी मेरे पास अभी पैसों का अरेंज नहीं हो रहा। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैंने उसको 10 लाख रुपए जो है ना वो दिया था, तो अब वो 10 लाख रुपए जो है ना आप मुझे दें और ये रकबा आप अपने पास एज आ मुर्तहिन यानी गिरवी रख लें। जब वो बंदा आपको पैसे वापस करेगा, यानी वो बंदे ने पैसे मुझे देने थे, ये हकूक मैं आपको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो वो बंदा जो है ना वो अब आप डायरेक्ट आपको पैसे जब वापस करेगा, आप ये रकबा उसको वापस कर देना। तो ये मेरे पास उसकी फ़र्द है, ये उसका सबूत है कि ये मैं महकमा माल के अंदर जो है ना मुर्तहिन के हकूक है मेरे पास। ये आप फ़र्द ले लो, फ़र्द लेकर आप अपनी पूरी वेरिफिकेशन कर लो कि यह रकबा वाकई लीगल है, मेरे नाम पर एज आ मुर्तहिन जो है ना वो चढ़ा हुआ है। तो अगर आपकी समझ में आता है तो फिर हम इसका आपस में बैठ कर डील कर लेते हैं। अब वो जो जिस बंदे ने मुर्तहिन के हकूक खरीदने हैं, वो पूरी वेरिफिकेशन पूरी तसल्ली कर लेगा पटवारी या महकमा माल से कि ये रकबा जो है ना वाकया ही लीगल है और लीगली तौर पर इसके नाम पे एज आ मुर्तहिन लगा हुआ है। तो वो फिर जब उसको तसल्ली हो जाएगी तो वो फिर उसके साथ जो है ना वो तय कर लेगा, ठीक है जी मैं आपको 10 लाख रुपए देता हूँ, आप इसके हकूक जो है ना वो मुझे ट्रांसफ़र करें। अब उसके लिए क्या होगा कि जिस बंदे के नाम मुर्तहिन वाला रकबा होगा वो ज़ाती कार्ड की फ़र्द या उसकी जो रजिस्ट्री है वो या इंतकाल की कापी, ठीक है, इन तीनों चीज़ों में कोई एक भी डॉक्यूमेंट या तीनों डॉक्यूमेंट लेकर मुतल्लिका पटवारी या अराजी कार्ड सेंटर चले जाएंगे। दोनों पार्टियां, जो बंदा मुर्तहिन के हकूक खरीद रहा है वो भी और जो बंदा सेल कर रहा है वो भी। तो जब अराजी कार्ड सेंटर जाएंगे तो फिर आपने क्या करना है, ये दरवाज़ा लगा हुआ है, यहाँ से इंटर होना है। जैसे ही आप इंटर होंगे दरवाजे के साथ लड़का बैठा होगा, उसको आपने बताना जी हमने जो है ना वो इंतकाल करवाना है बे-हक़ मुर्तहिन का। तो वो आपको टोकन दे देगा, वो टोकन यहाँ से मशीन से निकाल के आपको टोकन दे देगा। ये टोकन लेके आपने क्या करना है, यहाँ पे सर्विस एरिया में बैठ जाना है और इंतज़ार करना है कि वो टोकन नंबर किस काउंटर पर आता है, ठीक है। जब आपका टोकन जो है ना वो मुतल्लिका काउंटर पर आ जाएगा, आप उस मुतल्लिका काउंटर पर चले जाएंगे। मुतल्लिका काउंटर वाले को जाकर वो ज़ाती कार्ड की फ़र्द या इंतकाल या रजिस्ट्री देंगे और जाकर बताएंगे कि मेरे पास जो बे-हक़ मुर्तहिन के हकूक थे वो मैं इस बंदे को सेल कर रहा हूँ। वो आपसे ID कार्ड की कॉपियाँ, ID कार्ड असल ले लेगा। ID कार्ड असल लेके आपका रिकॉर्ड वेरीफाई करके आपको जो है ना वो इस तरह का चालान बना के दे देगा, ठीक है, और उसके साथ ये एप्लीकेशन दे देगा। अब आपने क्या करना है कि चालान जमा करवाने से पहले और एप्लीकेशन जमा करवाने से पहले आपने ये चेक कर लेना है कि इसके ऊपर जो है ना वो जिस बंदे का रकबा जो है ना वो जो बे-हक़ मुर्तहिन के हकूक सेल कर रहा है उसका नाम, वल्दियत, कौम सही लिखी हुई है, रकबा जितना वो दे रहा है वो रकबा सही लिखा हुआ है, उसका तहसील ज़िला सही लिखा हुआ है और उसके गाँव का नाम सही लिखा हुआ है। इसी तरह एप्लीकेशन पे जो बंदा रकबा दे रहा है और जो बंदा रकबा ले रहा है, दोनों के नाम, वल्दियत, कौम और लिखी होंगे, इसके ऊपर ID कार्ड नंबर लिखे होंगे, ये आपने टैली कर लेने और रकबा भी लिखा होगा। अगर ये बिल्कुल दुरुस्त है तो फिर आपने फ़ीस जमा करवानी है। अगर ये दुरुस्त नहीं है, कोई इशू है, तो फिर आपने उसी लड़के के पास चले जाना जिसने चालान बनाया, उसको कहना जी आपने मेरा नाम, वल्दियत, कौम या ID कार्ड नंबर या रकबा जो है ना वो गलत लिख दिया है, इसको दुरुस्त करें ताकि हमें कल को मसला ना बने। अगर आपने फ़ीस जमा करवा दी तो फिर आपके लिए मसला बन जाएगा, फिर एक बड़ा लंबा प्रोसीजर है, उसके लिए फ़र्द बदर वगैरह बनाकर नाम दुरुस्त होगा। इसके मतलब मैं पहले वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। ये चालान आप लेंगे जी, ये चालान अब किस हिसाब से बनेगा, जैसा कि मैंने पहले बताया कि जिस बंदे के पास रकबा गिरवी पड़ा हुआ था उसने जितने पैसों में वो रकबा अपने पास गिरवी रखा था उतने पैसों के एवज ही वो अगले बंदे को रकबा सेल कर रहा है, तो उसकी मालियत के मुताबिक ही आपका चालान जो है वो तैयार किया जाएगा। अब इसकी बे-हक़ मुर्तहिन का इंतकाल करवाने की फ़ी क्या होती है, मिसाल के तौर पर उस बंदे ने 10 लाख रुपए में ये हकूक लिए थे, इसकी टोटल फ़ी जो होती है ना वो 4% होती है। 3% इसकी स्टैम्प ड्यूटी कहलाती है, ठीक है, और 1% इसकी TMA फ़ी होती है। अब इसकी फ़ी कैलकुलेट करने का क्या तरीकाकार है कि जनाब जितने का आपने वो इंतकाल करवाना उतनी मालियत लिख के जितने फ़ीसद आपको फ़ीस पड़ी है, 4% पड़ी है, उसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तकसीम 100 पे करेंगे तो उसका वो निकल आएगा 4%, 40,000 रुपये इसकी जो है ना वो फ़ी बनेगी। तो 3% जो है ना वो बैंक ऑफ पंजाब की फ़ी होती है,
तो 3% निकालने के लिए 10 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे 100 पे, ये 30,000 का ये चलान आपका बन जाएगा जी स्टैम्प ड्यूटी का। और TMA फीस का आपका इसी तरह 1% निकालेंगे तो 10,000 पे इसका बन जाएगा। अब इसमें क्या होता है, इसमें बंदा रकबा अपना व्यय नहीं कर रहा होता, ठीक है। अगर वो रकबा व्यय कर रहा होता तो उसको एडवांस टैक्स भी पड़ना था, गेन टैक्स भी पड़ना था। एडवांस टैक्स क्या होता है कि एडवांस टैक्स ये होता है कि गवर्नमेंट ये कहती है कि ये बंदा जो है रकबा खरीद रहा है, इसको अपने घरेलू अखराजात निकाल कर इसके पास इजाफी इनकम पड़ी हुई है, तो लिहाजा ये रकबा खरीद रहा है, इसको इसमें से मुनाफा आया, बेनिफिट हुआ, तो इसलिए ये रकबा खरीद रहा है, इसके पास इजाफी इनकम थी, तो इसलिए ये इजाफी इनकम से रकबा खरीद रहा है, तो ये हमें एडवांस उसका टैक्स दे, टैक्स की मद में ये हमें रकम जमा करवाए। गेन टैक्स क्या होता है जी, गेन टैक्स में ये होता है कि हुकूमत ये कहती है इस बंदे के पास रकबा था, अब ये रकबा सेल कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इस बंदे को इस रकबे पर मुनाफा मिल रहा है, तो अगर ये बंदा मुनाफा दे रहा है तो ये गवर्नमेंट को भी टैक्स करे, तो ये गेन टैक्स जमा करवाए। तो वो इस मद में जो है ना वो गेन टैक्स जो है ना वो सेल करने वाले से लिया जाता है, एडवांस टैक्स जो है ना वो खरीदने वाले से लिया जाता है। अब इस पे जो अगर इंतकाल बराए बैय होता तो फिर एडवांस और गेन टैक्स लागू होना था। अब ये बंदा अपना रकबा नहीं सेल कर रहा, ये अपने हकूक सेल कर रहा है, तो हकूक सेल करने की सूरत में जो है ना एडवांस और गेन टैक्स जो है ना वो जमा करवाना नहीं पड़ता। तो अक्सर क्या करते हैं जी, अक्सर जो रेवेन्यू ऑफिसर है ना वो अपनी जॉब को सिक्योर करने के लिए, जिनको श्योरिटी नहीं होती कि एडवांस और गेन टैक्स इस पे लागू होता है या नहीं होता, तो वो साइल को कह देते हैं जी आप एडवांस और गेन टैक्स जो है ना वो जमा करवाएं, तो फिर आपका ये इंतकाल होगा, ठीक है। तो उसके लिए ये जो चलान जो मैंने आपको दिखाए हैं, ये चलान आप लेंगे, इस लड़के से चलान लेके, ये दोनों चलान और दरखास्त लेके ये राजी रिकॉर्ड सेंटर के बाहर, ये दरवाजे से बाहर निकलेंगे, BOP का बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे ये विंडो पे आप फीस जमा करवा देंगे, ठीक है। फीस जमा करवाएंगे तो इस तरह से वो आपको स्टैंप लगा के दे देगा। अब रहेगी TMA वाली फीस। TMA वाली फीस आप ट्यून म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस चले जाएंगे, वो आपको जो है ना वो वहाँ से हाथ से चलान इस तरह का बना के देंगे। ये चलान लेके आप चले जाएंगे जी नेशनल बैंक में, किसी भी नेशनल बैंक की ब्रांच में चले जाएंगे, वो आपको जो है ना वो फीस जमा करवा के इस तरह की आपको स्टैंप लगा के रसीद दे देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है जी, ये डॉक्यूमेंट लेके आपकी फीस जमा होगी, इसको फाइल में लगा के आपने चले जाना है जी वापस राजी रिकॉर्ड सेंटर स्कैनिंग वाले लड़के के पास। स्कैनिंग वाला लड़का क्या करेगा, आपके तमाम तर डॉक्यूमेंट स्कैन करेगा। तमाम तर डॉक्यूमेंट स्कैन करने के बाद वो क्या करेगा जी, आपको ADLR साहब के पास भेज देगा। ADLR साहब के पास आपने जाना है तो आपने अपने दोनों गवाहान को साथ ले जाना है, जिसने रकबा देना है उसने चले जाना है, जिसने रकबा लेना है उसने चले जाना है, यानी जो मुर्तहिन के हकूक सेल कर रहा है वो जाएगा, जो मुर्तहिन के हकूक खरीद रहा है वो जाएगा, वो दो गवाहान चले जाएंगे। वो आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करेगा। वेरिफिकेशन करने के बाद अगर उसको कोई डाउट हुआ तो वो आपको बोलेगा जी इसकी नादरा वेरिफिकेशन करवाएं बाहर से, तो कंप्यूटर सेंटर के अंदर से ही नादरा वेरिफिकेशन हो जाएगी। वो इस तरह का आपको वो एक पेपर निकाल देंगे, वो लेके आपने फिर जो है ना वो ADLR साहब के पास चले जाना है। ADLR साहब फिर क्या करेंगे, आपके जो है ना वो तमाम डॉक्यूमेंट की आपके रकबा की वेरिफिकेशन करने के बाद आपके जो गवाहान है उनकी गवाही लेंगे कि आप दोनों के सामने इनका लेन देन का सौदा हुआ है, ये बंदा अपने हकूक सेल कर रहा है इतने पैसे में, इस बंदे को ये बंदा इतने में हकूक ले रहा है, आप दोनों इस चीज़ के गवाह, आप दोनों के सामने इन्होंने लेन देन तय कर लिया अपना, इन्होंने इसने कब्जा ले लिया, इसने कब्जा दे दिया, वो बोलेंगे जी हम इस चीज़ के गवाह हैं। जो बंदा हकूक सेल कर रहा है उसको तहसीलदार साहब पूछेंगे आप इतने में इसको सेल करते हो, वो कहता है हाँ जी। आपने पैसे ले लिए, वो कहता है हाँ जी। जिस बंदे को हकूक जो खरीद रहा है उसको पूछते हैं जी आपने इसको पेमेंट कर दिया जी, आपने कब्जा ले लिया, वो कहता है जी कब्जा ले लिया। इसके बाद जो है ना वो ADLR जो है ना आपका इंतकाल पास कर देगा, तो इस तरह से आपका जो है ना वो आपको कॉपी दे देगा जी, जिसके ऊपर लिखा होगा जी बै हक मुर्तहिनी, एक बंदे से दूसरे बंदे को जो आपको इसके हकूक जो है ना वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे।